सभी को नमस्कार नमस्कार। राम राम। नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गांव में जाने के कारण काफी दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो बनेगा। डेली अपडेट मिलेगी, सुबह सुबह खबरें मिलती रहेंगी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, दिन अच्छे चल रहे होंगे। नए साल की शुरुआत भी हो गई है, अच्छी शुरुआत रही होगी आपकी। जो जो आपने संकल्प लिए थे वो पूरे करने पे लग गए होंगे। अगर फिर भी कोई संकल्प नहीं किया या कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है तो अच्छे से उसके लिए कोशिश करें। साल बदलते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन वही है जो व्यक्ति अपने अंदर कोई परिवर्तन लाए। इसलिए कोशिश करते रहें, प्रयास जारी रखें, अच्छा ही होगा। यही शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित करता हूं आपको। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आपको आज का एक कोटेशन दे देता हूं कि जिस तरह सूर्य की उष्मा से बीज बढ़ता है, यानी जो बीज अंकुरित होता है वो सूर्य की उष्मा से ही होता है, वैसे ही सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये बढ़ेगी। यानी जिस तरह सूर्य की उष्मा से या सूर्य की किरणों से बीज बढ़ता है, वैसे ही अगर हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर सकारात्मकता हमारे अंदर बढ़ेगी, या ये कहें कि अच्छी सकारात्मकता हमारे अंदर पनपेगी। पहली खबर विज्ञान को लेके ये आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोज की है कि अब की बार हम 2026 में ऐसे ड्रोन लेके आएंगे जो 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ेंगी। उसमें भी काफी चेंजमेंट करने वाले हैं कि इसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि करीब 14,500 ड्रोन खेती के लिए काम आएंगे, यानी 14,500 ड्रोन हम खेती के लिए काम देंगे। यानी किसी दवा का छिड़काव करना हो या कोई और कुछ करना हो तो उसके लिए ड्रोन आप यूज कर सकते हैं। यानी ये बड़े किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा कि दवा छिड़काव करने में बड़े किसानों को 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, और ये ड्रोन आधा घंटा में ही अपना काम करके वापस भी अपनी जगह है पहुंच जाएगा। यानी 15 से 20 मिनट में किसान का काम हो जाएगा। हालांकि ये शुरुआत में काफ़ी महंगी तकनीकी होगी, लेकिन सुविधाओं को देखते हुए बड़े किसानों को इससे फायदा होने वाला है, जो खेती के लिए एक सकारात्मक उपाय है। और ये कहें कि मजदूरों के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि इससे मजदूरी भी घटेगी। दूसरा, इसमें ये साबित होगा कि किसी दुर्घटना स्थल पे जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, पुलिस को कम से कम 40 से 45 मिनट लग ही जाते हैं पहुंचने में, पुलिस और एम्बुलेंस को। तो वहां पे ये ड्रोन चला जाएगा, 5 से 10 मिनट में ड्रोन वहां पहुंच जाएगा और सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की ये जो है वो पूर्ति कर देगा। यानी प्राथमिक उपचार पेटी वाला काम ये अपना वहां पे कर देगा। तीसरा, इसमें यह है कि कहीं आग लग गई या कुछ और हो गया तो उसमें भी दमकल को पहुंचने में टाइम लग जाते हैं, फिर पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस सुविधा के लिए भी ड्रोन काफ़ी उपयोगी साबित होगा कि ड्रोन से पानी का छिड़काव भी सरकार करने वाली है। चौथा, इसमें ये रहेगा
कि मान लीजिए किसी महिला ने अपने फोन पर सेफ्टी ऐप डाउनलोड कर रखा है, यानी कोई महिला मुसीबत में फंसी हुई है और उसने अपने मोबाइल में सेफ्टी ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो जैसे ही सेफ्टी ऐप में आप बटन दबाएंगे, अपने आप ड्रोन पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके पास वो रिंग पहुंच जाएगी। ड्रोन वहीं से आपकी वैसे भी मदद करने में सहायता करेगा कि आपकी रिंग बजनी शुरू हो जाएगी कि खतरा है, कोई आ रहा है, उस टाइप की कोई रिंग बजेगी, तो उससे भी ये कारगर साबित होगा। देखते हैं, इन्होंने सुझाव तो अच्छा दिया 2026 के लिए कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, लेकिन धरातल पे कितना सही तरीके से ये सिस्टम लागू होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं दुर्घटना में बहुत सी मौतें होती हैं, समय पर न पहुंचने के कारण भी काफी मौतें हुई हैं। उसमें ये कारगर साबित उपाय हो सकता है। जहां कहीं आग लगती है उसमें भी काफी नुकसान हो जाता है कि समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया, तो उस स्थिति में भी ये एक बार लाख अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक ये आग को थोड़ा थोड़ा काबू करेगा, आगे फैलने से रोकेगा, तब तक दमकल की गाड़ियां वहां पे पहुंच जाएंगी, फिर उनको भी आसानी हो जाएगी आग पर काबू पाने में। तो इसमें जन हानि या ये कहें कि आर्थिक हानि बहुत कम होने की संभावना है। अगली खबर ये होगा कि अच्छा आइडिया तभी साबित होता है जब वो समय पर लागू हो। यानी हमारे अंदर कोई विचार आता है, अच्छा विचार हम सोचते हैं, लेकिन वो विचार सफल तभी होगा जब उसको समय पर लागू किया जाए, वरना वो सफल विचार कोई काम का नहीं आएगा। इसमें भी कुछ सावधानी ये दी गई है कि जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, कि व्यक्ति कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, लेकिन उसे अपनी जमीन से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। उससे अलग ही एक ऊर्जा मिलती है, आत्म संतुष्टि की भावना पनपती है और अपना अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। बड़ा सपना छोटे साधनों से भी शुरू हो सकता है। यानी हमने सपना बड़ा देख लिया, लेकिन हमारे पास बड़े साधन नहीं है, लेकिन इसमें बड़े साधनों की कहीं कोई जरूरत नहीं है। बड़ा जो सपना है आप वो छोटे साधनों से भी अपना पूरा कर सकते हैं। सीखने के लिए नौकरी सबसे अच्छी पाठशाला है। यानी हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई आइडिया हमारे अंदर नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उसके लिए नौकरी सबसे अच्छा हथियार है कि हमें नौकरी करनी चाहिए। वहां से आइडिया मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलेंगे, तो उससे हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारी समस्या थी उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चौथा इसमें दिया गया, हर समस्या सलाह ही मांगती हो ये जरूरी नहीं। यानी हर समस्या सलाह ही मांगे ये कोई जरूरी नहीं है। अपने शांत मन से भी आप कुछ विचार कर सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। सही सवाल पूछना आधी समस्या हल कर देता है। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बात को इधर से उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी अपना सही सवाल नहीं पूछना या पूछ नहीं सकते या पूछना नहीं चाहते कि हम बात घुमा फिरा के करते हैं, तो वो और ही उलझता है। इससे अच्छा होता है अगर हम सही स्टिक सवाल पूछेंगे तो वो समस्या का आधा हल वही हो जाएगा। फैमिली और जीवन साथी का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। जब घर से समर्थन मिलता है तो फैसले मजबूत होते हैं। यानी व्यक्ति को अंदर से मजबूती जो चीज देगी वो अपनी घर की फैमिली ही देगी, इसलिए उसका भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी। अगर वहीं से उसका भरोसा टूट रहा है तो व्यक्ति बाहर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वो अपने मजबूती से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, अपने कदम ठोस नहीं रख पाएगा, इसलिए बाहर भी वो उलझनों में ही फंसता चला जाएगा। स्मार्ट बने पर सुनना न छोड़ें। हम जितने ज्यादा स्मार्ट होते जाते हैं लोगों को सुनना कम करते जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हाँ कोई बकवास है तो बात अलग है, बाकी हमें हर किसी की बात छोटी से बड़ी सुननी चाहिए। क्या पता
कौन सी बात में कितनी अच्छी बात उसमें अपने को सीखने के लिए मिल जाए, या अपने काम की उनमें से कोई बात निकल जाए, इसलिए सबकी सुननी चाहिए। अनुशासन और रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, यानी आगे बढ़ने के लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है रूटीन, यानी अपना एक फिक्स रूटीन होना चाहिए रोजाना का, कि किस समय क्या करना है, किस समय कहाँ जाना है, जो करना है वो कैसे करना है। ये सब का रूटीन आपके पास रोजाना का पहले से होना चाहिए। सीखने की निरंतरता, यानी व्यक्ति को जिंदगी भर सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखती है। व्यक्ति 5 साल में भी सीख सकता है और व्यक्ति 85 साल में भी सीख सकता है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि बंद दिमाग है उसमें जंग लग जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ व्यक्ति को करते रहना भी चाहिए और सीखते रहना भी चाहिए। इसमें अगली खबर ये दी गई है कि विश्व के 30 देशों पे सर्वे किया गया है, तो उसमें एक बात निकल के सामने आई है कि सबसे ज्यादा आशावादी जो लोग हैं वो कहाँ के हैं। तो इसमें 85% लोग सबसे ज्यादा टॉप पे भारत रहा है, कि 85% भारतीयों का ये विश्वास रहा है कि आने वाला साल और अच्छा साबित होगा। यानी भारत के लोग आशा या उम्मीद पर जीते हैं कि आज से बेटर कल होगा। दुनिया में ये आंकड़ा अगर हम उठाकर देखें तो वो 71% ही है, और भारत में ये आंकड़ा 85% है। यानी अंतर बहुत कुछ हमें बोलता है या कहता है कि हमें इतनी उम्मीद भी कल से नहीं रखनी चाहिए, हमें आज को ही जीना चाहिए। अगली खबर मौसम को लेकर रहेगी कि तेजी से बदलता मौसम अब स्थायी संकट साबित होने वाला है। लू 2026 में आंकड़े दिए गए कि लू के दिन बढ़ेंगे, यानी अप्रैल से जून महीने में जो लू चलती है उसके दिन अब की बार बढ़ेंगे। मानसून पर सर्दियों के दिन घटेंगे, यानी 2026 में सर्दियों के दिन हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसका सीधा सा प्रभाव अल नीनो पर पड़ने वाला, यानी अल नीनो के जो मानसून पर अल नीनो का प्रभाव रहेगा, उससे अब की बार 2026 में लू के जो दिन हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और सर्दियों के दिन हैं वो घट जाएंगे। गर्मी सामान्य से ज्यादा रहेगी अब की बार। ये दे दिया कि 2026 से 29 तक इन 4 साल में एक साल ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो वो संभावना जता रही जा रही है कि 26 में भी ऐसा हो सकता है। प्रकृति से हमें उपाय तलाशने होंगे कि किस प्रकार हमें खुद का अपना बचाव करना है। तीसरी खबर या अगली खबर बोलें कि विश्व जगत से आ रही है कि एक महान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के ट्रंप महोदय, वो शांति दूत बने हुए हैं कि वो नोबेल तो मांग रहे हैं शांति का, कि मैं विश्व में शांति फैला रहा हूं, और लेकिन उसने नए साल पे पहले ही धमाका कर दिया है। उन्होंने पहला युद्ध ही वेनेजुएला पर कर दिया है। वेनेजुएला पर हमला करके उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया, और वहां के राष्ट्रपति और उनके वाइफ को वहां से उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। इसमें वो तो बोल रहे हैं कि वो जो है वो ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, उनका यही तर्क है कि वो ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं या अमेरिका की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन्होंने तो इस चीज का हवाला दिया है कि हमने इसलिए उनको वहां से अरेस्ट किया है और वहां पे कब्जा किया है। जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको वहां से बेडरूम से अरेस्ट किया था रात को, और ट्रम्प महोदय लाइव पूरा देख रहे थे कि कैसे उनको अरेस्ट किया, कब किया, कैसे किया। अगर बात करें तो वैसे तो वेनेजुएला विश्व में तेल भंडार में नंबर 1 पे है। हो सकता है अमेरिका का कहीं ना कहीं निशाना वो भी हो,
कि वो वेनेजुएला पे कब्जा करके तेल भंडार पर भी अपना कब्जा जमा लेगा, क्योंकि जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं होता तब तक वहां पे अब अमेरिका का राज चलता रहेगा। जो भी निर्णय होंगे वो अमेरिका अपने हिसाब से लेगा। उधर चीन, रूस और ईरान ने हमले का जरूर विरोध किया है और चिली ने उनका समर्थन किया है। अगर सीधा सीधा देखें तो यही हो सकता है कि तेल भंडार में वेनेजुएला नंबर 1 पे है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की उस पे जरूर नजर टिकी होगी। अगली खबर अपने देश के राज्य मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से लगातार आ ही रही है 3-4 दिन से, कि वहां पे इंदौर में जो पानी है वो नर्मदा का सप्लाई हो रहा है और उसमें बोल रहे हैं कि वो पानी दूषित हो गया है, उससे बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। और इंदौर में कम से कम, हालांकि आंकड़ा यही दिखा रहे हैं कि 16 लोगों की मौत हो चुकी है दूषित पानी से, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कि सरकार ने तो यही बोला कि 4 लोगों की सिर्फ दूषित पानी से मौत हुई है, बाकी मौत हार्ट अटैक या किसी अन्य बीमारी से हुई है। कल उसमें विरोध प्रदर्शन भी खूब हुआ था कि सरकार ने है वो जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। तो वहां की जनता सड़कों पे आ गई, चक्के जाम हुए, बोले कि एक जिंदगी की कीमत सरकार ने 2 लाख रुपए लगा के रख दी है, कि हमें ये 2 लाख रुपए नहीं चाहिए। अगर बात करें कि बीमारी, तो उसमें ये आया कि जीबीएस नाम की कोई बीमारी है, उसका उसके अंदर खुलासा हुआ है कि दूषित पानी से वो बीमारी हो रही है। इसमें जीबीएस बीमारी में होता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही नसों पर हमला करने लगती है। इसमें हाथ पैरों में झुंझुनी और सुन्नापन होता है। कमजोरी पैरों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकती है। चलने, बोलने और सांस लेने में दिक्कत आती है। लकवा हो सकता है और मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। 10% मरीजों की मौत भी हो सकती है इस बीमारी से, और हुई भी है। यानी ये बहुत घातक बीमारी है। इसमें भी कुछ बच्चों में हैजा की भी पुष्टि हुई है। काफी मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इसलिए ये इंदौर के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है कि नर्मदा का पानी हम ही दूषित कर रहे हैं और हम ही उसकी चपेट में अब आ रहे हैं। इसलिए अपनी नदियों को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। अगली खबर क्रिकेट जगत को लेकर रहेगी कि बांग्लादेश में जो है वो हिंदू लोग हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। काफी मौतें वहां पे कर दी गई हैं। किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है, किसी को उल्टा लटका दिया जा रहा है, यानी सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं। इसके विरोध में भारत में जो आईपीएल में 16 दिसंबर को बोली लगी थी खिलाड़ियों की, उसमें बांग्लादेशी तेज गेंदबाज थे मुस्तफिजुर रहमान, उनको कोलकाता टीम ने रिलीज कर दिया है। यानी उनको 9.57 करोड़ रुपए में, यानी 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस टीम के मालिकाना हक कोलकाता का शाहरुख खान के पास है। कुछ धर्मगुरुओं, कुलगुरुओं और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद उनको, उस खिलाड़ी को रिलीज करना पड़ा कि वहां पे भारतीयों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेटर को नहीं खिला सकते या नहीं रख सकते। इसलिए कोलकाता टीम ने उनको रिलीज कर दिया है। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि कर दी है और कोलकाता को अनुमति भी दे दी है कि आप कोई अलग खिलाड़ी अपना 9.20 करोड़ में ले सकते हैं। अगली खबर थोड़ी करंट को लेके, क्वेश्चन को लेकर रहेगी कि फ्रांस ने अपने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है। यानी फ्रांस ने 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया प्रतिबंध पर
सुझाव मांगा है, तो वो उन्होंने सुझाव दिए हैं कि माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों का सोशल मीडिया यूज करना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य, स्क्रीन टाइम बढ़ने व ऑनलाइन नुकसान जैसी चिंताओं को दूर किया जा सके। अगली रहेगी कि भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को सफल ट्रायल के बाद मंजूरी दी है। इसका पहला रूट गुवाहाटी कोलकाता हावड़ा होगा। यह ट्रेन 1000 किलोमीटर से अधिक की लंबी दूरी की यात्रा के लिए है। यह जनवरी के दूसरे पखवाड़े में लॉन्च की जाएगी। यानी अभी तक वंदे भारत ट्रेन चल रही थी, उसमें स्लीपर डब्बे नहीं थे, सिर्फ सीटिंग ही थी। लेकिन जनवरी के दूसरे पखवाड़े से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सरकार है वो शुरू करने जा रही है, और उसका पहला रूट जो रहेगा वो गुवाहाटी से कोलकाता हावड़ा तक रहेगा, जिसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास रहेगी। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कच्चे रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वो राज्य है अपना कर्नाटक। यानी दक्षिणी भारत का राज्य कर्नाटक है, उसमें कच्चे रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2000 साल पहले बने देश के पहले बांध, यानी पहला बांध कौन सा था जो कावेरी नदी पर बना था और आज भी वो बांध चालू है। वो बांध था कलनई बांध। यानी सबसे पहली खबर इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि देश का सबसे पुराना बांध कौन सा है। ये है कलनई बांध। कौन सी नदी पे है। ये है कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी। यानी जो हमारा गायत्री मंत्र है उसकी रचना किस कवि ने की थी। उनका नाम है कवि विश्वामित्र जी। यानी कवि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पुटअप हो रहा है, खास करके ज्योग्राफी में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। यानी किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। वो राज्य है गुजरात। अब इनमें कई बार ये होता है कि दूसरा भी पूछ लेते हैं, तीसरा भी पूछा जाता है। उसमें अगर आपको याद रखना है तो पहले गुजरात होता है। यानी भारत के 9 राज्यों की समुद्री रेखा लगती है। 9 राज्य ऐसे हैं जिनसे समुद्री रेखा भारत की लगती है। उसमें पहला राज्य या सबसे लंबी गुजरात की लगती है 1620 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे राज्य आता है तमिलनाडु। चौथा नंबर आता है महाराष्ट्र का। पांचवा नंबर आता है केरल का। छठा नंबर आता है उड़ीसा का। चौथा आता है तमिलनाडु का। आठवां नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। और 9वां नंबर आता है गुजरात का। इसमें कई बार क्रम भी पूछा गया, खास करके पहला दूसरा तीसरा आपको याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना है। यानी पहला गुजरात का है, दूसरा आंध्रा का है, तीसरा तमिलनाडु का है, और सबसे लास्ट में जो आता है वो गोवा का आता है। यानी भारत के किस राज्य की सबसे छोटी समुद्री सीमा या तटीय सीमा लगती है, वो राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए पूछा है कि बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। यानी बिरहोर नृत्य है वो किस राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है। वो है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी तेहरान है। इजी क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़पेपर से जुड़े हुए होंगे कभी तो वो ईरान है। यानी ईरान की राजधानी तेहरान है।
एक पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी अपने ये शर्मा जी हैं, शिव कुमार जी, ये संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगली आपके लिए रहेगा, सभी के लिए खबर ये रहेगी कि चांदी सोना क्यों बन रही है। यानी दिन रात चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, नीचे लेने का कोई नाम ही नहीं आ रहा है। तो अगर हम जाने कि चांदी की कीमत अचानक से कैसे बढ़ने लगी पिछले कुछ महीनों से, यानी चांदी सोना कैसे बन रही है, तो उसमें कि ग्रीन व क्लीन एनर्जी में इस्तेमाल होने लगा है। यानी चांदी का इस्तेमाल है वो ग्रीन व क्लीन एनर्जी में होता था। पहले चांदी का ज्यादातर इस्तेमाल केवल आभूषणों और बर्तनों इत्यादि में होता था, लेकिन अब जैसे जैसे ग्रीन और क्लीन एनर्जी जो जोर पकड़ रही है, इससे संबंधित उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों और सोलर पावर के पैनल्स में चांदी की खपत बढ़ रही है। यानी कारों की बैटरियों और सोलर जो पैनल है उनमें चांदी की जो है वो आवश्यकता होने लगी है, इसलिए चांदी की कीमत बढ़ने लगी है, क्योंकि पहले चांदी सिर्फ आभूषणों में ही ज्यादातर यूज होती थी। दूसरा ये था कि मांग तो बढ़ी पर आपूर्ति में गिरावट आ गई। यानी दूसरा रीजन ये रहा कि चांदी की मांग तो बढ़ गई, लेकिन जितनी मांग बढ़ी उतनी आपूर्ति चांदी की नहीं हो पा रही है। यह भी एक चांदी के भाव बढ़ने का कारण रहा है। तीसरा इसमें यह था कारण कि निवेशकों का बढ़ता रुझान। यानी जैसे जैसे भाव बढ़ने लगे, पूंजीपति लोग चांदी में निवेश करने लगे। यानी लोग पहले सोने और पित्तल में ही निवेश करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे चांदी की कीमतें बढ़ने लगी हैं तो लोगों ने चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया है। यह भी एक चांदी का भाव बढ़ने का कारण रहा है। चौथा कारण इसमें भू राजनीतिक वजह भी बताई गई है। अब भू राजनीतिक वजह क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा कि चांदी के दाम बढ़ने के पीछे भू राजनीतिक वजह भी है। ट्रंप कैंप का मानना है कि भविष्य की जंग तेल नहीं, टेक्नोलॉजी और मेटल्स पर लड़ी जाएगी। यानी ट्रंप महोदय ने साफ कह दिया कि भविष्य की जंग है वो तेल के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और मेटल्स के लिए लड़ी जाएगी। इसी के चलते अमेरिका ने हाल ही में चांदी व तांबे को रेयर मेटल की श्रेणी में डाल दिया है। इसके मद्देनजर चीन ने भी चांदी की निर्यात पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। इससे भी चांदी की कीमतें सूट होने लगी। यानी अमेरिका और चीन जैसे देशों ने चांदी अपनी रोक ली है। उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया कि चांदी भविष्य की धातु है। यानी अगली जो जंग है वो तेल के लिए नहीं होगी, बल्कि मेटल्स के लिए और जो आईआईटी ज्ञान है अपना उसके लिए लड़ी जाएगी। अगली न्यूज कॉमन सेंस के लिए रहेंगी कि अगर बीते साल से सीखेंगे तो नया साल अच्छा होगा। यानी हम पिछले साल से कुछ सीखेंगे तो नया साल हमारा अच्छा होगा। नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, यह खुद को समझने और बेहतर बनाने का मौका भी है। यानी नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं, यह खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने का भी एक सुनहरा मौका होता है। जब हम बीते साल से सीख लेते हैं तो आने वाला साल अपने आप ही बेहतर हो जाता है। यानी पिछली गलती से अगर हम सबक लेंगे तो आने वाली गलती जो है उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो थोड़ा शांत समय निकालें, इस दौरान अपने बारे में सोचें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। यही एक अच्छा और संतुलित जीवन जीने की सही शुरुआत हो सकती है। यानी थोड़ा समय अपने आप को दें, आराम या शांत मन से थोड़ा सोचें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। थोड़ा रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। अक्सर हम भूल जाते हैं कि बीता साल क्या सिखा कर गया। अगर हम बीते समय को समझे बिना आगे बढ़ते हैं तो पुरानी गलतियां दोहराते हैं। यानी बीते समय को हम ऐसे ही छोड़ देंगे
तो हम दोबारा से वही गलतियां दोहराएंगे। बीता साल याद करें तो अपनी खूबियां और कमियां दोनों दिखेंगी। इसे कहते हैं ईयर इन व्यू, यानी साल की छोटी सी समीक्षा। यानी पिछले साल की अपने को एक छोटी सी समीक्षा करनी है कि उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या हमसे गलती हुई, क्या हमारी अच्छाई हुई। इन सब को हमें देखना है। अगर इन सब को हमने देख लिया तो आने वाले साल में वो गलती नहीं होगी। थोड़ा ठहरना बेहद जरूरी है। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, लेकिन थोड़ा रुकना अच्छा है। इससे हमें आगे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं तो उनसे सीख भी मिलती है। यानी अपनी गलतियां अगर हम पहचान लेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ सवाल अपने आप से आप पूछ सकते हैं कि पिछले साल मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या सीखना चाहिए था, मुझे किस बात पर खुशी हुई, किसने आगे बढ़ने में मेरी मदद की, मेरी कौन सी आदतें मेरे काम आई, वह एक काम जो अलग तरह से किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। यानी ये जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप अपने आप से पूछें। दूसरों की राय भी आप जान सकते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें बेहतर समझते हैं। अपने किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य से बात करें, उनसे बीते साल के बारे में खुलकर आप चर्चा करें। बीते साल का सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल समय, यानी आप उनसे बातचीत में कुछ पॉइंट पूछ सकते हैं कि बीते साल का सबसे अच्छा और सबसे मुश्किल समय कौन सा था। कब लगा कि आप अपना सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, कि आपको कब लगा था कि आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा डर आपको रोकता रहा, यानी कुछ अलग करने के लिए आपको कौन सा डर था जो बार बार आपको रोक रहा था। बीते साल आपने सबसे अच्छा क्या पढ़ा, देखा या सीखा। यानी बीते साल आपने सबसे अच्छे क्या सीखा, क्या पढ़ा या क्या देखा। इन सब पे आप राय ले सकते हैं। आगे के लिए छोटा या स्पष्ट लक्ष्य हो, यानी आगे बढ़ने के लिए छोटा और स्पष्ट लक्ष्य रखो। यानी बड़ा लक्ष्य होगा तो स्पष्ट नहीं होगा, अगर छोटा लक्ष्य होगा तो आप उसको स्पष्ट समझ भी सकते हैं। अक्सर हम नया साल आते ही बहुत सारे इस संकल्प बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों में सब भूल जाते हैं। छोटे और आसान लक्ष्य तय करें। जैसे कुछ सवाल आप खुद से कर सकते हैं कि आने वाले साल में मैं एक नई चीज सीखूंगा, मैं एक अच्छी आदत अपनाऊंगा, मैं किसी एक व्यक्ति से अपने भविष्य पर बात करूंगा, मैं किसी की मदद करने की कोशिश करूंगा। यानी ये कुछ चीजें हैं वो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, या ये क्वेश्चन आप अपने आप से पुट अप कर सकते हैं। इनका आंसर भी आपको ही देना है। अगला कॉमन सेंस में ये रहेगा कि सीमाओं को स्वीकार लेना अच्छा है। यानी जो भी सीमाएं हैं उनको स्वीकार कर लेना ही बेटर होगा आपके लिए। वर्तमान में उपस्थित रहना क्यों अच्छा है, यानी ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या भूतकाल में चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता। वर्तमान में उपस्थित रहना ही अच्छा है। हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, इसलिए काम टालते रहते हैं। यानी ज्यादा समय, हमें लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय है इसलिए हम काम टालते रहते हैं। जब एहसास होता है कि जीवन सीमित है तब बेचैनी पैदा होती है, हम समय को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब इंसान यह स्वीकार करता है कि सब कुछ करना संभव नहीं है, तभी कुछ सार्थक करना शुरू करता है। सीमाओं को स्वीकारना हार नहीं, विवेक का संकेत है। जो वर्तमान में उपस्थित है वही जीवन जीता है। सच्ची ताकत आराम में नहीं, संघर्ष में है। यानी जो सच्ची ताकत आपको मिलेगी वो आराम करने से नहीं मिलेगी, संघर्ष करने से ही मिल सकती है। आधुनिक जीवन ने हमें आराम का आदी बनाया है। जरा सी परेशानी आते ही हम रास्ता बदल लेते हैं। यानी जो आज का जीवन है उसने हमें आराम का आदी बना दिया। थोड़ी सी समस्या आ गई तो हम रास्ता ही बदल लेते हैं या पीछे हट जाते हैं। जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तब अपनी असली क्षमता पहचानता है। थकान, असफलता, अकेलापन हमें तोड़ते नहीं, गढ़ते जाते हैं। यानी थकान, असफलता और अकेलापन हमें तोड़ने नहीं आते, वो तो हमें गढ़ने यानी बनाने, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो थोड़ी असुविधा को स्वीकारता है वही असल में मजबूत है। सच्ची ताकत आराम में नहीं है, सच्ची ताकत संघर्ष करने में ही है।
धैर्य और ईमानदार इंसान को मजबूत बनाते हैं। कठिन काम करने का अर्थ खुद पर जोर डालना नहीं, खुद को समझना है। यानी कोई हार्डवर्क अगर हम कर रहे हैं तो खुद पर जोर डालना नहीं होता, उसका मतलब होता है खुद को समझना कि मैं ये भी कर सकता हूँ। अक्सर हम मजबूती को कठोरता समझते हैं, जबकि असली मजबूती संतुलन में है। जो लोग समझकर आगे बढ़ते हैं वही लंबी दौड़ में सफल होता है। यानी जो लोग सोच समझकर आगे बढ़ते हैं वही लंबी दौड़ में सफल होते हैं। यानी लंबी दौड़ के जो घोड़े होते हैं वही वो लोग होते हैं। असफलता कमजोरी नहीं, सीखने का जरिया है। यानी असफलता कोई कमजोरी नहीं है, वो तो एक सीखने का हमारा नजरिया है। धैर्य और ईमानदारी वो गुण हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं, फिर चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। यानी हालात कैसे भी हों, हमें धैर्य और ईमानदारी हमेशा दिखानी है। सुकून चाहिए तो जीवन को समझदारी से स्वीकार करें। अगर हमें जीवन में सुकून चाहिए तो समझदारी से जीवन को हमें स्वीकार करना होगा। खुशी को पकड़ने की कोशिश में हम उसे दूर धकेल देते हैं। यानी हर जगह हम खुशी खुशी ढूंढेंगे तो हम खुशी से दूर चले जाएंगे। जब अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो संतोष अपने आप ही गायब हो जाता है। साधारण चीजों के लिए आभार व्यक्त करते रहें, ऐसा करने से हमारा मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी हर इच्छा पूरी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, वह असल में भीतर से शांत रहता है। यानी व्यक्ति को यह लग जाता है कि उसकी हर इच्छा पूरी होना मुश्किल है या जरूरी भी नहीं है, तो वो व्यक्ति अंदर से बहुत शांत रहता है। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, जीवन को समझदारी के साथ स्वीकार करना ही सुकून की कुंजी है। यानी जीवन को समझदारी के साथ स्वीकार करना ही आत्म संतुष्टि की कुंजी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको न्यूज अच्छे से समझ में आई होंगी। काफी ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई गई हैं, कॉमन सेंस की बातें भी आपको बताई गई हैं। अच्छे से अपने जीवन में इन बातों को ध्यान या ग्रहण करें, बातों पे थोड़ा ध्यान लगाएं। अगर कोई बात न समझ में आई हो तो वीडियो आप दोबारा से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।